नमस्कार भाइयों। भाइयों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है राममान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, आज हम आपके लिए मार्च 2023 करंट अफेयर्स लाए हैं। इसमें हमने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को शामिल किया है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो भी हम यहाँ फैक्ट्स बता रहे हैं उन्हें अपने हाथों से नोट जरूर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मार्च 2023 करंट अफेयर्स। देखिए, पहला जो इसमें आ रहा है, पहला फैक्ट देखिए। पहला फैक्ट कह रहा है कि महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑफ वुमेन नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहां पर हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसमें पहले स्थान पर भारत रहा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी, नई दिल्ली में आयोजित हुई, पहले स्थान पर भारत रहा। भारत को इसमें 4 गोल्ड मेडल मिले भाई। ठीक है, भारत को इस प्रतियोगिता में 4 गोल्ड मेडल मिले। दूसरे स्थान पर चाइना, फिर रशिया है, लेकिन चाइना को जो है टोटल 7 पदक मिले, जिनमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज थे। लेकिन भारत के 4 गोल्ड थे केवल, उसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि गोल्ड ज्यादा है तो इसलिए नंबर 1 भारत बोला गया। तो फिर से बोल रहे हैं, महिलाओं की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां हुई? नई दिल्ली में आयोजित हुई। और इसमें नंबर 1 कौन रहा? भारत रहा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जो भारत को 4 गोल्ड मेडल मिले भैया, उनमें पहला गोल्ड मेडल, मतलब पहला का मतलब फर्स्ट सीरीज में नहीं है, ये नीतू गंधास को मिला है। 48 किलोग्राम भार वर्ग में नीतू गंधास को गोल्ड मेडल मिलता है। निखत जरीन को मिलता है, लवलीना बोरगेहन को मिलता है और स्वीटी बूरा को मिलता है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, नीतू गंगास को मिला, निखत जरीन को मिला, लवलीना बोरगेहन को मिला और स्वीटी बूरा को मिला। ये गोल्ड मेडल मिले 4 इंडिया को। ठीक है, और नंबर 1 रहा भारत में। भारत में इसका आयोजन हुआ, नंबर 1 पर भी भारत ही रहा। आप चाहें तो दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया। अगले उस पर चलते हैं। अगली चीज क्या कह रहा है ये देखिए, भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग हेतु 7 पीएम मित्र पार्क स्थल की घोषणा की है या स्थापना की है। भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय हेतु कितने पीएम मित्र पार्क स्थल की स्थापना की है? 7 की। अब नाम से क्लियर हो रहा है वस्त्र उद्योग हेतु है, इसका मतलब वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने हेतु है। अब यहां पर पीएम मित्र का मतलब फुल फॉर्म देखिए। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र की फुल फॉर्म है। यह भी याद रखना है आपको। और ये जो 7 पीएम मित्र अपैरल पार्क या पीएम मित्र पार्क घोषणा की गई है वस्त्र मंत्रालय की, ये कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं भैया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, एमपी। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, एमपी और तेलंगाना। 7 स्थानों पर किए गए हैं। ये सारी लिस्ट है आपके सामने। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। चाहे तो 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, देखिए, मैं जो है पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक का। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए, इसरो ने 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर में अपने एक पुराने सैटेलाइट को नष्ट किया। पुराना सैटेलाइट वो था जिसकी सर्विस खत्म हो चुकी थी। इसरो ने किसको नष्ट किया? एक पुराने सैटेलाइट को नष्ट किया जिसका नाम था मेगा ट्रॉपिक्स 1, MT1 बोलते थे। इसरो ने अपने एक पुराने सैटेलाइट को हाल ही में नष्ट किया है और सैटेलाइट का नाम था मेगा ट्रॉपिक्स 1 यानी MT1। ठीक है, उपग्रह को नष्ट कर दिया था। ये क्लियर है? ओके भाई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चन देखिए, आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है? ग्लोबल मिलेट्स। ग्लोबल मिलेट्स का मतलब क्या, पहले समझ लीजिए, बाद में हम आपको पूरा मौका देंगे। ग्लोबल मिलेट्स देखिए भैया जी, 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष या अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज के वर्ष के रूप में यूएनओ द्वारा घोषित किया गया। तो यूएनओ ने 2023 को किस वर्ष में मनाया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स मतलब होता मोटे अनाज या बाजरा। ठीक है, इसके रूप में मनाने की बात कही। लेकिन ये किसने कही थी? ये इंडिया की सिफारिश पर किया गया। इंडिया ने कहा कि भाई 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करो, तो यूएनओ ने बाजरा वर्ष के रूप में घोषित कर दिया। अब याद रखना इसमें बहुत महत्वपूर्ण, बाजरा को या मोटे अनाज को आजकल श्री अन्न कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? श्री अन्न कहा जा रहा है। लिखा हुआ मिलेगा यहां पर आपको, श्री अन्न कहा जा रहा है। तो ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ।
इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री जी ने किया मार्च में ग्लोबल मिलेट श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन मार्च 2023 में नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन लिखे हुए हैं। ग्लोबल मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को क्या कह रहे हैं? श्री अन्न कह रहे हैं। और इसका सम्मेलन मार्च 2023 में कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, हम अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। मार्च 2023 में देखिए कुछ नई चीजें हुई हैं। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति बने रामचंद्र पौडेल या पैडोल बोल सकते हैं, पौडेल। ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने। ब्रिक्स बैंक के प्रमुख गए डिल्मा रूसेफ जो है ये बनी है। ये कौन थी? ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति थी। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष बनी है। तो ब्रिक्स बैंक के प्रमुख के रूप में किसे सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया है? डिल्मा रूसेफ को। डिल्मा रूसेफ या डिल्मा रोशेफ भी बोल देते हैं। ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति। ब्रिक्स कौन? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स बैंक का हेड किसे बनाया गया है? ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ को बनाया गया है। ठीक है, और नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने हैं। आप ले सकते हैं, 2023 में ये नई नियुक्ति है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। ठीक है, अब भारत में भी कुछ मुख्यमंत्री बदले हैं तो बात उनकी कर लेते हैं। मार्च 2023 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा, पार्टी का नाम भी लिख रखा हमने, माणिक साहा। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री माणिक साहा। मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, के संगमा भी बोलते हैं जिन्हें, कोनराड संगमा मेघालय के नए मुख्यमंत्री। तो त्रिपुरा, मेघालय। नागालैंड के नए मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। तो त्रिपुरा माणिक साहा, मेघालय के संगमा या कोनराड के संगमा। ठीक है, और नागालैंड नेफ्यू रियो, ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। कब बने भैया? मार्च 2023 में। नोट कर लीजिए इनको भी। ओके भाई, ठीक है, अगले उस पर चलते हैं। अगला फैक्ट कह रहा है मैत्री पाइपलाइन की आधारशिला किन दो देशों के बीच रखी गई? बिटवीन विच टू कंट्रीज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फ्रेंडशिप पाइपलाइन हैज बीन लेड। तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक पाइपलाइन बनाई गई जिसे मैत्री पाइपलाइन बोला गया। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, अभी मैत्री पाइपलाइन किस किन दो देशों के बीच आधारशिला रखी गई है, शिलान्यास किया गया है? भारत और बांग्लादेश के बीच। मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के बीच, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, अगले उस पर चलते हैं भाइयों, नेक्स्ट फैक्ट पर चलते हैं। मार्च 2023 में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से केरल में संपन्न हुआ? कहां पर हुआ? केरल में संपन्न हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास। किस किस के बीच? भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, तो फ्रिंजेक्स 23 है। फ्रांस इंडिया जो है एक्सरसाइज है, फ्रांस इंडिया एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स 23 है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच जो फ्रिंजेक्स हुआ 23 कहां पर हुआ? केरल में हुआ भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स नाम से हुआ। JEX है, यहां पर JEX है, यहां GEX लिख गया, थोड़ा सा उसको चेक कर लेना, JEX। ठीक है, तो JEX यानी क्या है? फ्रांस इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज फ्रिंजेक्स। यहां पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा भाई, केरल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहां आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, अमेरिका। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 में कहां की आयोजित की गई? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। क्योंकि जल दिवस भी तो होता भैया मार्च में, 22 मार्च को जल दिवस होता है, तो जल सम्मेलन भी हुआ। अभी उन दिवस पर भी आ रहे हैं हम, कौन सा दिवस कब होता है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहां हुआ? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ। वेयर वाज द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं भाई। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष, फीफा, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ क्या होता? फीफा। तो फीफा के नए अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। ये जो है 2023 से 2017 के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। जियानी इन्फेंटिनो 2023 से 2017 के लिए फीफा के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, नए अध्यक्ष दोबारा से, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2023 में सबसे ज्यादा अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार। अब यहां पर तो कई सवाल आ रहे हैं भाई। ऑस्कर पुरस्कार कब शुरू हुए थे? 1929 में, 1929 में शुरू हुए।
ऑस्कर पुरस्कार सबसे ज्यादा किसको मिले? बेन-हर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को। ओवरऑल की बात कर रहे हैं। बेन-हर, टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, 3 फिल्मों को सबसे ज्यादा ऑस्कर मिले। प्रथम भारतीय जिन्हें ऑस्कर मिले भानु अथैया, ड्रेस डिजाइनर थी, कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, फिल्म का नाम था गांधी। गांधी फिल्म जो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, उस फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी भानु अथैया ने, और उन्हें उस बेस्ट ड्रेस डिजाइनर के रूप में, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भारत की पहली महिला या भारत के प्रथम व्यक्ति भी कह सकते हो उन्हें, जिन्हें ऑस्कर मिला था। इस बार भी ऑस्कर मिला तो उन पर भी आ रहे हैं। पहले ऑस्कर 2023 की बात करते हैं। ऑस्कर 2023 में सबसे ज्यादा अवार्ड एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस फिल्म को मिले। 7 अवार्ड मिले इस बार इनको, 7 अवार्ड मिले, एक फिल्म को 7 अवार्ड। फिल्म का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। कौन कौन से अवार्ड मिले? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म एडिटिंग। ये 7 पुरस्कार मिले हैं। किसको भाई? ऑस्कर 2023 में सबसे ज्यादा 7 पुरस्कार मिले एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस फिल्म को। मैं फिर बोलना चाह रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि अभी तक के ऑस्कर के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिले हैं, तो भैया जी सॉरी, हाँ जी, अगर आपसे कोई पूछे कि अब तक के ऑस्कर के इतिहास में सबसे ज्यादा पुरस्कार कौन सी फिल्म को मिले हैं, तो आप बोल सकते हैं कि कौन सी फिल्म को मिले हैं? बेन-हर को मिले हैं। फिल्म का नाम बेन-हर, दूसरी फिल्म टाइटैनिक, दूसरी फिल्म टाइटैनिक और तीसरी फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ठीक है, इन तीनों फिल्मों ने 11-11 ऑस्कर जीते, एक ही बार में 11 ऑस्कर। और इस बार की जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट द वंस, ऑल एट द वंस, इसका मतलब इसको 7 पुरस्कार मिले भाई। ठीक है, और इनको कितने कितने मिले? 11-11 मिले। अब बात करते हैं इस बार के ऑस्कर में, तो हमारी भी नाटू नाटू ने धूम मचाई, तो वहां पर भी चलते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑस्कर 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला? नाटू नाटू। नाटू नाटू कौन सी फिल्म? RRR फिल्म का है नाटू नाटू। नाटू नाटू का मतलब अगर इसको हमारी नॉर्मल भाषा में कहें तो इसका हिंदी भाषा में मतलब होता नाचो नाचो। RRR का जब हिंदी वर्जन आया तो उसमें जो सॉन्ग है उसको भी नाचो नाचो हो रहा है, तो नाटू नाटू का मतलब हिंदी में मतलब होता नाचो नाचो। ठीक है, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला इस बार इंडिया को नाटू नाटू में के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स को मिला। द एलिफेंट विस्पर्स को कौन सा मिला? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। किसमें भैया? ऑस्कर 2023 में मिले हैं ये पुरस्कार, ऑस्कर 2023। और बढ़ते हैं भैया जी, अभी इनके बारे में और बात करते हैं, लेकिन याद रखना नाटू नाटू को इस बार का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। कौन सा अवार्ड मिला? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो इस बार का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला और ऑस्कर भी मिला नाटू नाटू को। गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी इसी कैटेगरी में मिला था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड। गोल्डन ग्लोब और ऑस्कर पुरस्कार दोनों किसको मिले? नाटू नाटू को मिले। आगे बढ़ते हैं, नाटू नाटू के बारे में और जान लेते हैं भैया। नाटू नाटू की बात करें तो नाटू नाटू गाने के जो संगीतकार है MM कीरवानी। MM कीरवानी इसके संगीतकार हैं। गीतकार है चंद्र बोस, जिसने इस गीत को लिखा है। संगीत दिया MM कीरवानी ने, लेकिन शब्द किसके हैं? चंद्र बोस के हैं। ये विशेष ध्यान रखना है, किसके द्वारा लिखा गया? चंद्र बोस के द्वारा। इसके गायक है राहुल सिपलीगुंज, राहुल सिपलीगुंज और काल भैरवी। फिर से देखिए, संगीतकार MM कीरवानी। नाटू नाटू गाने की बात चल रही है, RRR फिल्म की बात नहीं चल रही, सिर्फ गाने की बात चल रही है। RRR फिल्म में है ये। संगीतकार MM कीरवानी है भाई, गीतकार है चंद्र बोस। गीतकार कौन है? चंद्र बोस। गायक राहुल सिपलीगुंज और काल भैरवी है। ठीक है, यह गाना यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में फिल्माया गया। ये जो गाने की शूटिंग हुई वो यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में शूटिंग हुई भाई। तो एक बात और भाई, तब यूक्रेन में युद्ध थोड़ी चल रहा था। जब ये फिल्म बन रही थी, जब इसकी शूटिंग चल रही थी, तब यूक्रेन में युद्ध नहीं चल रहा था। इस फिल्म में RRR में अंग्रेजों के टाइम की कहानी है।
भारत में अंग्रेजों के टाइम की कहानी को दिखाया गया ट्रिपल आर फिल्म में। और ऐसे में जब इस गाने को रिकॉर्ड किया जाना था तो वहां पर ऐसी बिल्डिंग दिखाई जानी थी जो अंग्रेजियों के टाइम की बिल्डिंग हो, तो इसलिए यूक्रेन की बिल्डिंग को, यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन को दिखाया गया इसमें। ठीक है, यह गाना यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में फिल्माया गया। अब ये तो हो गए नाटू नाटे गाने, और नाटू नाटू गाना कौन सी फिल्म में है? ट्रिपल आर। ठीक है, कहां पहुंच गए? अब ट्रिपल आर फिल्म के डायरेक्टर एस राजामौली। ट्रिपल आर फिल्म के डायरेक्टर कौन है? एस राजामौली हैं भाई, ये भी विशेष नोट करना है। तो देखिए, नाटू नाटू गाने के संगीतकार एम कीरवानी, जिन्होंने संगीत दिया, जिन्होंने लिखा चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्र बोस, वो चंद्रशेखर आजाद जी और सुभाष चंद्र बोस जी का मिश्रण हो गया। ठीक है, तो चंद्र बोस। ठीक, गायक राहुल सिप्लीगुंज और काल भैरवी। और यह गाना यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में फिल्माया गया, ये भी नोट कर लेना, ये सारी चीज नोट करनी है भाई। ट्रिपल आर फिल्म के डायरेक्टर एस एस राजामौली। इस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता, अभी मैं बता चुका हूं, इस गाने ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी जीता है, यह भी विशेष ध्यान रखना है, ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। अंतर संसदीय संघ की 146वीं महासभा कहां आयोजित की गई? वेयर वाज द 146th सेशन ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड? मनामा, बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन को मोतियों का देश भी कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। बहरीन को क्या बोलते हैं? मोतियों का देश भी बोलते हैं भैया। ठीक है, इसकी राजधानी मनामा में अंतर संसदीय संघ की बैठक हुई। अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक हुई। इंटर पार्लियामेंट्री जो बोर्ड होता है या यूनियन होती है, उसकी बैठक हुई। और इसमें भारत का प्रतिनिधि कौन थे? ओम बिड़ला। ओम बिड़ला कौन है? भारत की लोकसभा के अध्यक्ष, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष यानी संसद के अध्यक्ष मानिए। तो भारतीय प्रतिनिधि थे संसद के अध्यक्ष या लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला, जो अंतर संसदीय संघ की बैठक में हिस्सा लिया। और कहां पर हुई? मनामा, बहरीन में हुई। इंपॉर्टेंट ये जरूर ध्यान रखना, कहां पर हुई है? मनामा, बहरीन में हुई है। इसको यहां से हटाते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। किस देश में पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? फ्रांस में किया जा रहा भैया। वहां पर पेंशन में सुधार का एक विधेयक लाया गया, पेंशन रिफॉर्म बिल, जिसका विरोध जो है वहां के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है फ्रांस में। हुआ क्या? रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करने का विरोध प्रदर्शन। ये वहां पर जो रिटायरमेंट की उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष की जा रही है। अब देखिए भैया क्या स्थिति है, भारत में जनसंख्या ज्यादा है तो रिटायरमेंट की उम्र घटाने की बात करते हैं, वह ऐसे देशों में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात करते हैं। तो यहां पर 62 से 64 कर रहे थे और इसका विरोध वहां के सरकारी कर्मचारियों ने किया भाई। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति। शी जिनपिंग ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति और पीपुल लिबरेशन आर्मी का कमांडर का पद संभाला। ठीक है, पीएलए बोलते हैं, पीपुल लिबरेशन आर्मी, पीएलए बोलते हैं। तो पीएलए के कमांडर जो होता है वही राष्ट्रपति। तो पीएलए के कमांडर और चीन के राष्ट्रपति लगातार तीसरी बार बने। कौन भैया? शी जिनपिंग तीसरी बार, याद रखना, पूछ सकते हैं कितनी बार बने? तीसरी बार, लगातार तीसरी बार बने हैं शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति और पीएलए के हेड। अब देखिए कितना, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा सुनाई गई। जब सजा सुनाई गई तो उनके की जो है संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब यहां से एक सवाल आ सकता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहां से संसद सदस्य हैं, सांसद कहां से? तो वायनाड केरल से हैं भाई। कहां से? वायनाड केरल से। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई। सूरत कोर्ट में हुआ था वो, बहुत चर्चा में रहा ये तो। ठीक है, 2 वर्ष की सजा सुनाई, जिससे उनकी संसद सदस्यता 24 मार्च 2023 को रद्द कर दी गई। तो मार्च 2023 में रद्द हो गई इनकी संसद सदस्यता। और वह लोग कहां से लोकसभा सदस्य थे? वायनाड कहां पर था? केरल में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। ओके भाई, ठीक, वायनाड केरल से सदस्य थे, इनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई। इसरो, एक और इसरो आया था पहले। इसरो ने भारत की किस सबसे भारी लॉन्च व्हीकल से 26 मार्च को 36 वन वेव सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में ट्रांसफर कर दिए, लॉन्च किए? कितने? 36 वन वेव जो सैटेलाइट है वो लो अर्थ ऑर्बिट, LEO बोलते हैं जिसको,
इसको क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट, वहां पर लॉन्च किए, वहां पर प्रतिस्थापित किए, और किसके द्वारा किए गए, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड। लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, मार्क थर्ड याद रखना है, लॉन्च व्हीकल तो खैर है ही है। और क्या है इसकी सबसे भारी खासियत, सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। भारत का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल कौन सा है, मार्क थर्ड है। और इससे कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, स्थापित किए हैं, 36। ओके, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के लिए जो व्यास सम्मान की घोषणा की, के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना को चुना है भाई। अब व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन देती है हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी भाषा में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा के लिए दिया जा सकता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दिया जा सकता है। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, वो आप जानते हैं, ठीक है। ये तो पुरस्कारों की बात है। तो के बिरला फाउंडेशन कई सारे पुरस्कार देती है, जिनमें से व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान बहुत बड़े। 1991 में शुरुआत हुई, 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान की शुरुआत की थी। और इस बार जो व्यास सम्मान हिंदी भाषा में दिया जाता हर बार, ठीक है, इस बार जो दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। उनके उपन्यास का नाम है पागल खाना, नोट कर लीजिए भाई, उपन्यास का नाम पागल खाना है और लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी। इस बार का कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान। इंपॉर्टेंट है भाई, भूलना ही नहीं चाहिए, ऐसे को तो मिस ही नहीं करना चाहिए। अब देखिए, भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने संन्यास का ले लिया। तो सानिया मिर्जा ने मार्च 2023 में संन्यास की घोषणा कर दी, खेलों को बिल्कुल अलविदा कह दिया। इन्होंने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम जीते थे। तो भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। याद रखना, ये जो डेट होती है ये बस आइडिया के लिए होती है, ऐसा नहीं कि अब आप हर डेट को याद रखें। कुछ 1-2 डेट ही याद रखी जाती है। अभी सोचे कि भाई ने यहां पर लिखवा दिया तो हमें याद करनी पड़ेगी, ऐसा चक्कर में मत पड़ना भाई, ठीक है। हल्का सा आइडिया रखिए कि कब हुआ था ये, बस कि कौन से महीने की बात चल रही है। भारतीय महिला टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 5 मार्च 2023 को अपने टेनिस कैरियर को पूरी तरह से अलविदा कह दिया, यानी संन्यास ले लिया। इन्होंने भारत के लिए 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते। अब इंडियन फीमेल टेनिस स्टार सानिया मिर्जा सेड गुड बाय टू हर टेनिस कैरियर कंप्लीटली ऑन 5 मार्च 2023, ठीक है। ओके भाई, अब यहां पर आ जाते हैं भाई, आप पहले स्क्रीनशॉट। ओके, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं हम। हाँ जी, भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 1996-1997 में शुरू हुई। मैं इसके बारे में थोड़े से आपको हम बता देते हैं भाई। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होती है, ये एलन बॉर्डर थे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और गावस्कर, सुनील गावस्कर भारतीय कप्तान। तो 2 के नाम पर है, सुनील गावस्कर के नाम पर और एलन बॉर्डर के नाम पर। ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। तो किसके बीच होती है, ऑस्ट्रेलिया, और किसके बीच होती है, इंडिया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, और टेस्ट चैंपियनशिप होती है, टेस्ट मैचों की श्रृंखला होती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होती है एसेज, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच होती है एसेज, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है कौन सी, बॉर्डर गावस्कर सीरीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही होती है, ठीक है। और 1996-1997 से शुरू हुई थी, और भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार चौथी बार जीता इसको। मतलब कभी इंडिया जीतती है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतती है, कभी इंडिया, कभी ऑस्ट्रेलिया जीतती है। लेकिन मान लिया 3 मैच कराए गए, तो 3 मैचों में से कौन, मतलब पूरी सीरीज का विजेता कौन है। अब टेस्ट मैचों में तो जानते हैं कि भाई हो सकता है सारे ड्रॉ हो जाए, हो सकता है सारे को कोई जीत जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर सपोज कीजिए, इसका एक रूल है कि जैसे अभी इंडिया विजेता 4 बार से लगातार विजेता है, अगली बार बाई चांस ट्रॉफी ड्रॉ हो गई, मतलब सीरीज ड्रॉ हो गई, दोनों ने बराबर मैच जीते, 1-1 जीता, 1 ड्रॉ करा लिया, तो अगर सीरीज कोई नहीं जीत पाया तो ट्रॉफी किसके कब्जे में रहेगी, जिसने पहले जीता, यानी इंडिया के ही कब्जे में रहेगी। जब तक, अब इंडिया के कब्जे में तब तक रहेगी, या तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगी तब ले सकती है, वरना तो इंडिया अगर जीतती है तो भी इंडिया के कब्जे में रहेगी, ड्रॉ, सीरीज को ड्रॉ होता है तो भी इंडिया के कब्जे में रहेगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं था, बॉर्डर, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, सुनील गावस्कर भारतीय पूर्व कप्तान, भूतपूर्व कप्तान, दोनों के नाम पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होती है भाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
देखिए काफी लंबे समय से दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म भारत का ही है। पहले खड़गपुर हुआ करता था पश्चिम बंगाल का, ठीक है, फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश आ गया, खड़गपुर पश्चिम बंगाल, फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में कहां का, हुबली कर्नाटक का। काफी लंबे समय से विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारत का ही रहा। पहले खड़गपुर पश्चिम बंगाल, फिर गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और अब हुबली कर्नाटक में, ठीक है। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के रूप है किस प्लेटफॉर्म का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन। सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन कर्नाटक का हुबली, कर्नाटक के हुबली में है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर, 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है भाई, 1507 मीटर लंबा है सिद्धरूधा स्वामीजी रेलवे स्टेशन, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगले फैक्ट पर चलते हैं भाई, आगे क्या कहता है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो रायबरेली का जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम रखा गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। टर्फ, एस्ट्रोटर्फ क्या होता है, टर्फ जो होता है हॉकी के मैदान को कहते हैं रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ, रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है, रायबरेली उत्तर प्रदेश के। और याद रखना यह भारत में पहली बार है जब किसी हॉकी स्टेडियम का नाम महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है। ध्यानचंद स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पुरुष खिलाड़ियों के नाम पर हॉकी स्टेडियमों के नाम है, लेकिन महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर पहली बार किसी स्टेडियम का नाम रखा गया है, ठीक है, महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर। ओके, बात हॉकी की कर रहे हैं, तो हॉकी खिलाड़ी है रानी रामपाल, इनके नाम पर रायबरेली के स्टेडियम का नाम रखा गया रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ। ओके, कहां पर, रायबरेली उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय खेल विभाग, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन सा कार्यक्रम आयोजित हुआ, खेलो इंडिया 10 कदम। कार्यक्रम का नाम था खेलो इंडिया 10 कदम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खेल विभाग, युवा मामले मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ओके भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, थोड़ा सा हम भी भूल जाते हैं कि स्क्रीनशॉट के लिए भी आपको कहना है। अगले फैक्ट पर चलते हैं। इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से एक सैटेलाइट बनाया जिसका नाम रखा गया निसार, ठीक है। नासा इंडिया सार जो है, ठीक है। इसरो और नासा के संयुक्त सहयोग से विकसित कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है। पृथ्वी अवलोकन यानी कि जो पृथ्वी की जांच पड़ताल करे, जासूसी करे। उपग्रह 9 मार्च 2023 को भारत आ चुका है, जिसे अगले वर्ष आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया जाएगा। एक सैटेलाइट बनाया है जिसे आंध्र प्रदेश से अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा, इसका नाम है निसार। किसने मिलकर बनाया है, नासा और इसरो ने, ठीक है। नासा और इसरो ने कौन सा सैटेलाइट बनाया है, निसार बनाया है। विशेष ध्यान रखिए, निसार, नासा एंड इसरो, SAR, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023, फिनलैंड लगातार छठी बार सबसे खुशहाल या सबसे प्रसन्न देश की श्रेणी का टाइटल प्राप्त किया। किसने, फिनलैंड ने। लगातार 6 वर्ष हो चुके हैं, छठी बार। हैप्पीनेस रिपोर्ट किसकी देन है, भूटान की देन है, ये भी ध्यान रखिए। हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा शुरू की गई, भूटान की देन मानी जाती है भैया। ये हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भूटान के द्वारा, मतलब भूटान की देन मानी जाती है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं वर्तमान स्थिति की, ये तो पुरानी टाइम की बात, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार छठी बार फिनलैंड रहा, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड बोलते हैं, और स्वीडन। भारत की स्थिति 126, भारत 126वें स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। सबसे लास्ट में अफगानिस्तान, ठीक है। तो और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, सबसे फर्स्ट फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क। फिनलैंड डेनमार्क चल रहे हैं, यानी यूरोपीय देश है भैया। यहाँ पर नॉर्वे टॉप 4 में नहीं है, ज्यादातर नॉर्वे आ जाता, नहीं तो फिनलैंड डेनमार्क फर्स्ट और सेकंड, और भारत 126वां। और फिनलैंड लगातार 6 बार से विश्व का सबसे खुशहाल देश घोषित किया जा रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किसकी देन माना जाता है, किसकी भैया, भूटान की देन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड की IQ एयर फर्म, स्विट्जरलैंड की फर्म है IQ एयर फर्म द्वारा 14 मार्च को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में,
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड, ये जो उल्टा लिख रहा है, चाड नंबर 1 है तो सबसे प्रदूषित है, यानी सबसे खराब स्थिति प्रदूषण की वहीं पर है। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, भारत 8वें नंबर पर है प्रदूषण के मामले में नंबर 1 पर, मतलब जो हमारी हवा की क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, उस मामले में सबसे खराब स्थिति है चाड देश की। दूसरा पर ईरान है, फिर पाकिस्तान है, और भारत भी कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है, 8वें नंबर पर है भाई। भारत की हवा भी इतनी खराब है कि हम उसको खराब के मामले में 8वें नंबर पर रख सकते हैं। ठीक है, कौन सा एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे खराब क्वालिटी वाला देश है चाड, और इंडिया 8वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। भारत की किस महिला वेट लिफ्टर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड 2023 में पब्लिक वोट के नतीजे के बाद देने की घोषणा की गई? तो बीबीसी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित कर रहा था, तो उसमें पब्लिक से वोट लिया गया, तो पब्लिक वोट के आधार पर मीराबाई चानू वेट लिफ्टर को दिया गया अवार्ड। भारत की किस महिला वेट लिफ्टर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको मिला? मीराबाई चानू को, पब्लिक की वोट के अनुसार में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ही है और अभी और देखते हैं। हाल ही में क्लॉड लॉरियस का निधन हुआ। वे जलवायु परिवर्तन में अपने शोध के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने बताया कि ये जो हम ग्लेशियर वगैरह है, इनमें जो अभी ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ रहा है या पूरी दुनिया में जो पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं, मनुष्य ही जिम्मेदार है। इन्होंने एक बहुत जबरदस्त रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद इन्हें जो है एक सिंबल माना गया पर्यावरण के मामले में कार्य करने का। क्लाइव लॉरियस का निधन हुआ, क्लॉड लॉरियस का निधन हुआ, और ये किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन में रिसर्च से संबंधित है। ठीक है, क्लॉड लॉरियस पूछा जा सकता है किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन में रिसर्च से संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, अगले फैक्ट पर चलते हैं। एफिनडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण पुणे में संपन्न हुआ। एफिनडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण कहां हुआ? पुणे में संपन्न हुआ। यह इस साल 16 से 29 मार्च तक आयोजित किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट लिखने की जरूरत नहीं है। अफ्रीकी महाद्वीप के कुल 25 देशों में 124 प्रतिभागी, तो अफ्रीका महाद्वीप के इसमें 25 देश थे और भारत के, अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश और 124 प्रतिभागी और सिख मराठा महार रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बोल सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक तो भारत है और अफ्रीका महाद्वीप के 25 देश हैं। ठीक है, तो कौन सा है? एफिनडेक्स कहां पर आयोजित हुआ? दूसरा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ। एफिनडेक्स में क्या हुआ? अफ्रीका इंडिया, ठीक है, अफ्रीका इंडिया याद रखिए, INAF मतलब अफ्रीका, IND मतलब इंडिया, एक्सरसाइज हो गई। तो एफिनडेक्स मतलब जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 25 और भारत ने हिस्सा लिया है, पुणे में। ये हो चुके हैं क्लॉड लॉरियस। इसके बाद चलते हैं भाई अगले फैक्ट की तरफ। अरिकोम्बन, देखिए अभी क्या हुआ, अरिकोम्बन नाम का एक हाथी केरल में है, तो उसने क्या करा कि बहुत तबाही मचाई, लगभग 10 लोगों को मार दिया, घर वगैरह को उजाड़ दिया, दुकानों को नष्ट कर दिया। तो अरिकोम्बन नाम के एक जंगली हाथी द्वारा कम से कम 10 लोगों को मारने के बाद वन विभाग ने अरिकोम्बन को पकड़ने और उसे कुंभी के रूप में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई। इसे अरिकोम्बन योजना नाम दिया गया। हाथी का नाम अरिकोम्बन, जैसे भाई आप अपने घर में कुत्ता रख रखा तो उसका भी नाम कुछ ना कुछ रखते हैं, तो ऐसे ही हाथी का नाम अरिकोम्बन हो गया। उसने 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को मार दिया और घर वगैरह को भी नष्ट कर दिया। पिछले कई सालों से परेशान कर रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए वन विभाग ने एक योजना बनाई, नाम दिया गया अरिकोम्बन योजना। ठीक है, और कहा गया कि इसे पकड़कर कुंभी बना लेंगे। अब कुंभी क्या होता है? कुंभी एक बंदी हाथी है जिसका उपयोग दुष्ट हाथियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए किया जाता है। उसको बंद करके दूसरे दुष्ट हाथियों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये शक्तिशाली है, तो दूसरे दुष्ट हाथियों को कंट्रोल करने के लिए इसका उपयोग करने की बात थी। जब ये बात आई तो एक वहां की संस्था है एनिमल से जुड़ी हुई, उसने कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका लगा दी, इस परियोजना के खिलाफ याचिका लगा दी और केरल हाई कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया।
ठीक है, वहां के कोर्ट ने, केरल हाई कोर्ट था या जो भी कोर्ट था, केरल के कोर्ट ने इस परियोजना पर बैन लगा दिया। तो चर्चा में रही है काफी दिन से, मार्च के महीने में काफी चर्चा में रही। कौन सा? अरिकोंबन नाम का हाथी, उसे पकड़ने के लिए अरिकोंबन योजना लाई गई और अरिकोंबन योजना में उसे कुम्फी बनाने की बात थी। कुम्फी होता है हाथी को एक तरह से अपने वश में कर लेना। कुम्फी ऐसे हाथी जो इंसानों के वश में हो गया है और अपने काम में लिया जा सकता है, और इस पर बैन लगा दिया केरल की कोर्ट ने, क्योंकि एक याचिका इसके खिलाफ डाली गई थी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले पर चलते हैं भैया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने अरावली क्षेत्र में हरित दीवार परियोजना का उद्घाटन किया। कि हरित दीवार, ग्रीन वॉल बोल सकते हो आपको, योजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य 4 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में अरावली, भाई अरावली इन 4 राज्यों में फैली हुई श्रृंखला है, दिल्ली से लेकर वहां तक। दिल्ली में अरावली पहाड़ी श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर जोन को हरा भरा बनाना है। यानी कि ये जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यादव जी जो हैं, भूपेंद्र यादव जी जो हैं, इन्होंने कहा कि जो अरावली पर्वत है उसके आसपास 5 किलोमीटर हरा भरा क्षेत्र विकसित किया जाए, जिससे कि हम अरावली को सुरक्षित रख पाए। एक ये योजना का उद्घाटन किया है। तो हरित दीवार योजना यानी ग्रीन वॉल योजना किससे के? अरावली के संरक्षण से संबंधित है। बस याद रखना है बस यही कि अरावली का संरक्षण के लिए ग्रीन वॉल यानी हरित दीवार योजना का उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया। हाँ जी, तंजानिया ने हाल ही में मारबर्ग वायरस के अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की। तंजानिया में पता चला कि मारबर्ग वायरस का कोई मरीज मिले हैं भैया, फाइनल हो गया। अब ये जो मारबर्ग वायरस है ये इबोला वायरस जैसा ही होता है, और इसमें जो खतरनाक बहुत है भैया, इतना खतरनाक है कि इसमें अगर ये किसी को हो गया तो मृत्यु के चांस 80% से ज्यादा हो जाते हैं। इतना खतरनाक है ये। इसमें जो बुखार होता है उसमें रक्त का स्राव भी होता है, मतलब बुखार भी हो रहा है और शरीर के अंगों से ब्लड भी निकलने लगता है, ऐसा बुखार होता है। तो मारबर्ग वायरस कहां पर? तंजानिया में। ठीक है, ये जो है इबोला जैसा ही एक वायरस है और रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है, रक्तस्रावी बुखार। ठीक है, जिसमें कि ब्लड खराब होना या ब्लड का नुकसान होना शुरू हो जाता है भैया जी। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष एबल पुरस्कार अर्जेंटीना अमेरिका के गणितज्ञ, अर्जेंटीना में जन्म हुआ, अमेरिका में काम कर रहे हैं। जैसे भारतीय अमेरिका होते हैं तो अर्जेंटीना में जन्म हुआ, अमेरिका में काम कर रहे हैं, लुइस कैफ्रेली को दिया गया। कौन सा पुरस्कार? एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार कौन सा देश देता है? नॉर्वे देश देता है। नॉर्वे के गणितज्ञ हुए थे बहुत बड़े एबल नाम के, उनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष एबल पुरस्कार अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ लुइस कैफ्रेली को दिया गया। गणित के कई क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया। बस आपको क्या रखना है? एबल पुरस्कार लुइस कैफ्रेली। लुइस कैफ्रेली कहाँ के हैं? अर्जेंटीना अमेरिका के हैं। अर्जेंटीना अमेरिका मतलब अर्जेंटीना में जन्म हुआ, वर्तमान में अमेरिका में। एक एक व्यक्ति 2-2 जगह रह जाता है जैसे, उसी में से है। आगे बढ़ते हैं भैया। हाल ही में भारत ने उत्तराखंड के देवस्थल में सबसे बड़े इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, 2 बार लिख दिए फुल फॉर्म, का उद्घाटन किया। यह 4 मीटर का टेलीस्कोप, 4 मीटर का डाया है, 4 मीटर का व्यास है, उसका टेलीस्कोप बनाया गया। भारत का सबसे बड़ा उस टाइप का जो है, और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। ठीक है, विशेष रूप से खगोलीय प्रेक्षणों के लिए बनाया गया, और यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है। इतनी ज्यादा मतलब लिखना तो हमने पूरा है, बस इसमें महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है ILMT की फुल फॉर्म इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित हुआ है? देहरादून, उत्तराखंड के देवस्थल, जगह का नाम उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। ठीक है, 4 मीटर का व्यास है, तो भारत का इस टाइप का सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मार्च का महीना, तो मार्च के महीने में यह महत्वपूर्ण दिवस है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च पाई दिवस, जो जब सर्किल की हम क्या ज्ञात करते, एरिया ज्ञात करते, तो पाई की बात करते, पाई बराबर 22/7, तो 14 मार्च को पाई दिवस बनाया जाता है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च पाई दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, 20 मार्च गोरैया दिवस, स्पैरो डे बोलते हैं जिसको,
20 मार्च को गौरैया दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला, 14 मार्च पाई दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च गौरैया दिवस। इसके बाद अब देखिए 21 मार्च, इस बार 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर बार मनाया जाता है, वानिकी दिवस भी बोलते हैं, फॉरेस्ट्री डे भी बोलते हैं। यहां पर पूछा जा सकता 2023 की थीम फॉरेस्ट एंड हेल्थ। 21 मार्च में जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया उसकी थीम है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वाटर डे मनाया गया 22 मार्च को। 2023 की थीम एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। ठीक है, तो इसकी 2023 में जो जल दिवस मनाया गया 22 मार्च को एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सोल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। सैनिटेशन क्राइसिस यानी जो सफाई और जल की जो हमारे यहां समस्या है, भयंकर क्राइसिस है, उसके लिए हमें कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है, उसको एक्सेलरेट करना, बढ़ावा देना है। ऐसी थीम रखी गई जल दिवस की। और 30 मार्च को वेरी इंपॉर्टेंट, इसी बार शुरू हुआ है, 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट मतलब वेस्ट किसे बोलते हैं? कचरे को। कचरा जो होता है, कूड़ा कचरा, तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब शुरू हुआ? 30 मार्च को। वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, नोट कर लेना, और बल्कि सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब भैया? 30 मार्च को। ठीक है जी। तो भैया जी ये हमने आपको जो दिया ये मार्च 2023 के करंट अफेयर्स हैं। अभी हम मार्च, जनवरी दे चुके हैं, फरवरी दे चुके हैं, मार्च दे चुके हैं, लेकिन सभी में हमने बिल्कुल अभी क्रीम पकड़ाई है। इनमें थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे, तो मार्च का सेकंड लगाएंगे या फिर जनवरी फरवरी मार्च का इकट्ठा करके एक और दे देंगे, जिनमें जो बता चुके हैं उससे अलग आएगी क्लास। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और उस उम्मीद से ज़्यादा ये भी उम्मीद है कि आप एक एक फैक्ट को ध्यान से समझ कर करेंगे, जिससे कि किसी भी एग्जाम में अगर इनमें से कुछ सवाल आए, कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपका गलत ना हो। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार भाइयों, जय हिंद, वंदे मातरम।